अक्टूबर 2025 है और हम आज फिर कुछ अहम खबरों पर गहरी नजर डालेंगे जो भारत और दुनिया में मायने रखती हैं। हमारे पास आज कई तरह के स्रोत हैं, नई परियोजनाओं पर रिपोर्ट्स हैं, स्वास्थ्य से जुड़े निर्देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, विज्ञान में नई खोजें और जाहिर है राजनीतिक हलचल भी। तो कोशिश रहेगी इन सब कड़ियों को जोड़ने की, समझने की कि कहाँ बड़े दावे हैं और कहाँ जमीनी चुनौतियां। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर से ही शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 19,650 करोड़ रुपए की लागत है इसमें, और इसके साथ ही मुंबई अब उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जैसे लंदन या न्यूयॉर्क, जहां 1 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जी हाँ, और इसी देखिए सिर्फ एक और एयरपोर्ट की तरह नहीं देखा जा रहा। सरकार इसे विकसित भारत के विजन का आप कह सकते हैं एक प्रतीक मान रही है। मतलब ये देश की तरक्की, उसकी संस्कृति और हाँ तकनीकी क्षमता को भी दुनिया के सामने रखने का एक जरिया है। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इसे भविष्य के भारत की तस्वीर कहा। हाँ, ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट की तरह भी देखा जा रहा है। और ये भारत के एविएशन सेक्टर में जो हम तेजी देख रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है ना। मुझे याद है 2014 में शायद 74 के आसपास एयरपोर्ट थे और अभी ये संख्या 160 के पार चली गई है। बिल्कुल सही। और इसमें वो जो उड़ान योजना थी UDN, उसका भी बड़ा हाथ रहा है। उसका मकसद ही यही था कि छोटे शहरों को जोड़ा जाए, हवाई सफर को आम लोगों की पहुंच तक लाया जाए, सस्ता किया जाए। और नतीजा सामने है, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन बाजार बन गया है। अच्छा। और अब सरकार की नजर आगे है। मतलब इस दशक के अंत तक भारत को विमानों के मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल यानी MRO का एक बड़ा हब बनाने का लक्ष्य है। हालांकि ये कितना प्रैक्टिकल है, इसमें क्या चुनौतियां आएंगी, वो तो खैर वक्त बताएगा। वैसे उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर भी बात की और पिछली सरकारों की आलोचना भी की, खासकर 26/11 हमलों के संदर्भ में कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो झुक गए थे। हम यहाँ सिर्फ उनके बयान को रख रहे हैं, इसका राजनीतिक विश्लेषण करना हमारा काम नहीं। लेकिन ये दिलचस्प जरूर है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मंच से राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी हुई। हाँ, और इसी अंतर्राष्ट्रीय कड़ी को अगर हम देखें तो कल मुंबई में ही एक और अहम मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच। स्टारमर आज सुबह ही मुंबई पहुंचे हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। अच्छा, पहली यात्रा? जी। और इस बैठक में वो भारत UK की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और विजन 2035, उस पर जो भी प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है, तो आज दिल्ली में भी एक बड़ा इवेंट हुआ। प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट माना जाता है। ये 9वां संस्करण था। हाँ, और वहां भी प्रधानमंत्री का संदेश बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई लग्जरी या विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि हर नागरिक के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देखिए, जो देश कभी 2G में संघर्ष कर रहा था, वो आज लगभग हर जिले में 5G कवरेज तक पहुंच गया है। ये दिखाता है कि भारत टेक्नोलॉजी को अपनाने में कितनी तेजी दिखा रहा है। एक तरह की डिजिटल छलांग। अब थोड़ा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। हाल ही में जो GST बचत उत्सव घोषित हुआ था, जी, पिछले महीने 22 तारीख को शुरू हुआ था ये, और कहा जा रहा है कि समाज के कई वर्गों को इससे लाभ मिल रहा है। इसके असर को समझने के लिए केरला का उदाहरण लें। हाँ, केरला का उदाहरण अच्छा है। देखिए, वहाँ कुछ खास चीज़ों पर GST घटाया गया है और उसका सीधा असर वहाँ की लोकल इकोनॉमी पर पड़ने की उम्मीद है। जैसे पैक्ड मसाला मिक्स जो होता है, हाँ, उस पे GST 18% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। अब केरल तो मसालों के लिए मशहूर है ही, खासकर कोच्चि, इडुक्की, वायनाड जैसे इलाके। तो वहाँ के जो उत्पादक हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको इससे सीधा फायदा होगा। अनुमान यह है कि कीमतें करीब 11% तक कम हो सकती हैं। इससे न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। तो ये सिर्फ मसालों तक ही नहीं है, और भी चीजें हैं। नहीं, बिल्कुल इसी तरह मालाबार काली मिर्च पर भी कटौती है। इंस्टेंट कॉफी और कॉफी मिक्स पर भी GST 18 से 5% किया गया है, जो वायनाड की कॉफी बेल्ट के लिए काफी अहम है। और प्रोसेस्ड अनानास, खासकर केरला का जो मशहूर वजकुलम अनानास है, जिसे GI टैग भी मिला हुआ है, उस पर भी GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जैम, पल्प, अचार, इन चीजों पर भी।
तो कुल मिलाकर लग रहा है कि केरल के कृषि और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक बूस्ट देने की कोशिश है। इसमें छोटे किसान, MSMEs, सहकारी समितियां, सबको फायदा होगा, उनका मार्जिन बढ़ेगा, कंपटीशन में टिक पाएंगे। यानी एक फोकस पॉलिसी चेंज जिसका असर जमीन पर दिखे, ऐसी उम्मीद है। चलिए अब जरा स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर्स को एक अहम निर्देश दिया है। जी, और ये निर्देश बहुत गंभीर और जरूरी भी है। सरकार ने साफ कहा है कि फार्मा कंपनियां जो भी दवाएं बनाती हैं, उनके हर बैच की टेस्टिंग अनिवार्य है बाजार में आने से पहले। और ये कदम उठाया गया है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जो हाल में दुखद घटना हुई। हाँ, वो कफ सिरप वाली घटना। बिल्कुल, जहां कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से कुछ बच्चों की मौत की खबरें आई थीं। उसके बाद ये निर्देश आया है। तो इस निर्देश में क्या खास बातें हैं? क्या कहा गया है करने को? इसमें कई चीजें हैं। पहली तो ये कि ड्रग इंस्पेक्टरों को जांच के दौरान इस पर खास नजर रखनी होगी। दूसरा, दवा बनाने वाली कंपनियों को सर्कुलर भेजकर इसके बारे में और संवेदनशील बनाना होगा। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कंपनियों को एक मजबूत वेंडर क्वालिफिकेशन सिस्टम बनाना होगा। मतलब वो कच्चा माल जिसमें दवा के सहायक पदार्थ या एक्सीपिएंट्स भी शामिल हैं, वो सिर्फ भरोसेमंद और स्वीकृत वेंडरों से ही खरीदें। अच्छा। और चौथा, कच्चे माल और बनी हुई दवा दोनों के हर बैच का टेस्ट हो और इसका पूरा रिकॉर्ड जो भी ड्रग्स नियम हैं उनके मुताबिक रखा जाए। तो ये पूरी सप्लाई चेन में क्वालिटी कंट्रोल को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश है। निश्चित रूप से दवा सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी कदम है। लेकिन सुरक्षा से ही जुड़ी एक बेहद दुखद खबर आंध्र प्रदेश से भी आ रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिले में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। जी हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रायवरम मंडल में ये हुआ। इसमें कम से कम 6 मजदूरों की जान चली गई है और 2 लोग घायल भी हुए हैं। हादसा तब हुआ जब वो लोग पटाखे बना रहे थे। शुरुआती तौर पर लग रहा है कि शायद कुछ लापरवाही हुई होगी। घायलों को काकीनाडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को खुद मौके पर जाकर बचाव कार्य देखने को कहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। ये घटना फिर से याद दिलाती है कि औद्योगिक सुरक्षा कितनी अहम है। सही कहा। चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विज्ञान की ओर चलते हैं। जैसा हमने पहले जिक्र किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टामर भारत में हैं। हाँ, और आज मुंबई में उन्होंने बिजनेस लीडर से बात करते हुए भारत UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा सौदा बताया, यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद। सबसे बड़ा सौदा। जी, ये बयान अपने आप में दिखाता है कि ब्रिटेन भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को कितना ज्यादा महत्व दे रहा है। और ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है। उनके साथ ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये प्रधानमंत्री मोदी की इसी साल हुई ब्रिटेन यात्रा का एक तरह से फॉलो अप है और कल जो दोनों नेताओं की बैठक होनी है उस पर सबकी नजरें रहेंगी। बिल्कुल, ये एक अहम डेवलपमेंट है। अब विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। इस साल केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। जी हाँ, और यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला है। जापान के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर M. यागी को। उन्हें यह सम्मान मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिन्हें शॉर्ट में MOFs कहते हैं, उनके विकास के लिए। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, MOFs, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में ये क्या चीज है? आप इन्हें ऐसे समझ लीजिए कि ये एक तरह के आणविक स्पंज है या बहुत ही महीन छलनी जैसे। ये धातु यानी मेटल और कार्बन आधारित अणु यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने खास पदार्थ होते हैं और इनकी बनावट ऐसी होती है कि इनमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद या खाली जगह होती हैं। अच्छा। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने इन छेदों में खास तरह की गैसों को या तरल पदार्थों को पकड़ सकते हैं, मतलब ट्रैप कर सकते हैं। अरे वाह, तो इनका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? ये इतने जरूरी क्यों है? इनके जो संभावित उपयोग हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। आप सोचिए, ऐसे पदार्थ जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी नुकसानदेह गैसों को सोख लें। हाँ। या रेगिस्तान की सूखी हवा से पीने लायक पानी निकाल सकें, या पानी में घुले खतरनाक केमिकल्स को हटाकर उसे साफ कर दें। ये केमिकल रिएक्शंस को तेज करने में भी मदद कर सकते हैं या बिजली भी कंडक्ट कर सकते हैं। नोबेल कमेटी की अध्यक्ष ने भी कहा कि इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक इन्हें लगभग कस्टम डिजाइन कर सकते हैं, मतलब जैसी जरूरत
वैसा MOF तैयार किया जा सकता है। ये तो वाकई कमाल की बात है। इसका मतलब है कि भविष्य में प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी जैसी जो बड़ी समस्याएं हैं उनसे निपटने में ये मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। माना जा रहा है कि ये खोज मानवता के सामने जो कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनके समाधान की दिशा में एक बहुत अहम कदम साबित हो सकती है। अभी ये शुरुआती दौर में है, लेकिन संभावनाएं बहुत है। चलिए अब कुछ और खबरों पर भी एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 2025 का पुरस्कार दिया है। इसकी घोषणा आज नई दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। जी, और इसी मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति का ड्राफ्ट भी जारी किया, जिसे श्रम शक्ति नीति 2025 कहा जा रहा है। इसे अब पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा गया है। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पर भी फोकस है। अब जरा बिहार चलते हैं। वहां विधानसभा चुनाव नजदीक है और सीट बंटवारे को लेकर दोनों बड़े गठबंधनों NDA और महागठबंधन में काफी खींचतान चल रही है। हाँ, बिहार में भी मामला थोड़ा फंसा हुआ है। NDA में देखिए तो चिराग पासवान की LJP और जीतन राम मांझी की हैम पार्टी, दोनों की अपनी अपनी मांगे हैं। इसकी वजह से सीटों का बंटवारा फाइनल होने में देरी हो रही है। आज पटना में भाजपा की राज्य चुनाव समिति की बैठक भी हुई। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े जैसे बड़े नेता भी वहां थे। सुना है 100 से ज्यादा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। उनकी जीतने की क्षमता, उनकी छवि, इन सब पर बात हुई। अब ये लिस्ट दिल्ली जाएगी, फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और महागठबंधन खेमे में क्या चल रहा है? महागठबंधन में भी देखिए अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कांग्रेस ने तय किया है कि पहले चरण की सीटों पर फैसला दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM भी कोशिश कर रही है महागठबंधन में शामिल होने की। उनके नेता तेजस्वी यादव से मिले भी हैं। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने कहा है कि वो कल अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे। तो कुल मिलाकर अभी सभी दल अपने पत्ते संभाल कर रख रहे हैं, मोल भाव जारी है। चुनावी मौसम है। और आखिर में खेल की दुनिया से एक छोटा सा अपडेट। श्रीलंका के कोलंबो में ICC महिला वनडे विश्व कप चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था। ताज़ा स्कोर जब मिला था तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 221 रन बनाए थे 50 ओवर में, और जवाब में पाकिस्तान ने 30 ओवर में 8 विकेट खोकर 107 रन बनाए थे। लक्ष्य अभी काफी दूर था। हाँ, क्रिकेट में कुछ भी कहना मुश्किल होता है, लेकिन उस वक्त तो पल्ला ऑस्ट्रेलिया का ही भारी लग रहा था। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें और उन पर हमारी ये बातचीत। नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर दवा सुरक्षा जैसे जरूरी नियम तक, भारत UK संबंधों से लेकर केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार तक, और बिहार की चुनावी गहमागहमी से लेकर क्रिकेट के मैदान तक। जी, और आज की पूरी बातचीत से एक बात साफ उभर कर आती है, वो ये कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ नई तकनीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, दुनिया में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ दवाइयों की क्वालिटी, औद्योगिक सुरक्षा और जटिल राजनीतिक समीकरण जैसी जमीनी हकीकतें और चुनौतियां भी मौजूद हैं। शायद सबसे बड़ा सवाल या सोचने वाली बात यह है कि विकास की इस तेज रफ्तार और महत्वाकांक्षा के साथ हम सुरक्षा, स्थिरता और सबके समावेश के मानकों का संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।